हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है संविधान, उसकी उद्देशिका एवं विशेषताएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का सूक्ष्म कुंजी उसकी उद्देशिका, जिसे हम लोग प्रीएम्बल भी कहते हैं, वो है। और प्रीएम्बल में संविधान को बनाने के उद्देश्य की स्पष्ट झलक हमें देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए प्रीएम्बल की, तो प्रीएम्बल यानी कि संविधान का जो उद्देश्य है, संविधान के उद्देश्य में जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इसका स्रोत दिया। और ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है प्रीएम्बल का स्रोत। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि प्रीएम्बल यानी कि संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना भी उसे हम कहते हैं, किसने उसके बारे में बताया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसका स्रोत कहाँ से है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रीएम्बल लिया गया है। और क्या लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से? समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, समवर्ती सूची भी ली गई है। कब दिया? 13 दिसंबर 1946 को। किसने? पंडित नेहरू ने प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, आगे देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है, कि संविधान में प्रस्तावना के अंतर्गत कब संशोधन किया गया और कौन से शब्द जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था। कब? 1976 में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया और संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ये स्पष्ट पूछे जाते हैं कौन कौन से 3 शब्द। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। फिर कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं है। इसके संबंध में कई बार सुप्रीम कोर्ट में कई केस भी आए जिनका रेफरेंस दिया जाता है। तो इन री बेरुवारीवाद 1960 में, कब? 1960 में इन री बेरुवारीवाद आया था, जिसमें ये कहा गया कि उद्देशिका जो है वो संविधान का अंग नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण और लैंडमार्क केस है ये इन री बेरुवारीवाद, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो संविधान है, ठीक है, उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। परंतु कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में अपने ही वर्डिक्ट को चेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है यानी कि प्रीएम्बल वो संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसमें ऐसे परिवर्तन किए जा सकते हैं जो इसके संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित ना करते हों या संविधान की मूल भावना को परिवर्तित ना करते हों। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ स्पष्ट कर दी कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य नहीं है, ये प्रश्न पूछा जाता है, न्याय योग्य है कि नहीं है? तो न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब कि प्रस्तावना के आधार पर कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती है। ठीक है, प्रस्तावना के आधार पर कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती, इसलिए ये न्याय योग्य नहीं है। अच्छा, इसको लेकर के कई बार स्टेटमेंट भी पूछे गए हैं कि उद्देशिका यानी कि वही प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। किसने कहा था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में। कौन सा केस? ये केस रेफरेंस हमको याद रखने हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था प्रस्तावना को? तो के.एम. मुंशी ने। इनका स्टेटमेंट ज़्यादातर पूछा गया, के.एम. मुंशी का, कि प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है। कई बार कन्फ्यूजन रहता है प्रस्तावना है क्या। तो जैसे अगर हम कोई किताब खोलते हैं तो किताब का पहला पन्ना जो उसका इंडेक्स होता है वो उस पूरी किताब की जानकारी दे देता है। तो इसी तरीके से जो प्रस्तावना है वो संविधान की मूल भावना को बता देती है, सूक्ष्म विश्लेषण देती है। उसी को हम लोग उद्देशिका कहते हैं, उसी को प्रीएम्बल इंग्लिश में कहा जाता है। आगे कहा गया है भारत में संप्रभुता निहित है। ये प्रश्न पूछा गया कि भारत की जो संप्रभुता है, वो शक्ति है, वो किससे मिलती है? संसद से मिलती है, राज्य से मिलती है? तो जो भारत की संप्रभुता है या शक्ति है वो इस स्टेटमेंट से है, हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता द्वारा भारत को शक्ति मिलती है। अब
क्योंकि आपने देखे हैं कि संविधान के संदर्भ में कई शब्द अपने आप में एक विशेष अर्थ को लिए रहते हैं, उनको जानना जरूरी है। यहाँ पे एक बात आती है, संप्रभुता क्या है। संप्रभुता का मतलब कि कोई भी ऐसा राज्य जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, यानी कि उस राज्य पर, राज्य के संदर्भ में हमारा मतलब होता है देश से, यानी कि उस राज्य यानी देश से किसी दूसरे का नियंत्रण ना हो, वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों का निर्णय करने में स्वतंत्र हो, तो उसको संप्रभु कहेंगे। धर्मनिरपेक्ष की अगर बात की जाए तो धर्मनिरपेक्षता से हमारा मतलब होता है कि उस राज्य के संविधान का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका देगा। लोकतंत्र की अगर बात की जाए, लोकतांत्रिक राज्य क्या होता है या लोकतंत्र क्या है, तो जैसा कि अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के थे, उन्होंने कहा था जनता द्वारा जनता का शासन, यानी कि यदि किसी देश में जनता द्वारा चुने गए लोग जनता के लिए शासन करते हैं तो उसको लोकतंत्र कहते हैं। गणराज्य की अगर बात की जाए तो गणराज्य क्या है, जैसा कि भारत एक गणराज्य देश है, इसका मतलब जो राष्ट्र यानी देश का जो अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा, यानी कि चुनाव के द्वारा चयनित होगा, ना कि वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होगा। ठीक है, तो भारत में जो राष्ट्र का अध्यक्ष है कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का हम जानते हैं कि निर्वाचन होता है। ठीक है, तो इसलिए वो गणराज्य हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था, इसीलिए इसी 26 नवंबर की डेट को विधि दिवस, लॉ डे के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना से जुड़े कुछ विशेष केस लैंडमार्क हो गए, जैसे कि इन रिबेरुबारीवाद, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, अब अगर हम लोग अपने भारतीय संविधान की विशेषताएं देखते हैं तो हमको कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, तो देखिए, आइवर जेनिंग्स का एक स्टेटमेंट है कि भारतीय जो संविधान है ये अत्यधिक विशाल एवं विस्तृत है, यानी कि दुनिया में जितने भी देशों के संविधान हैं उसमें सबसे लंबा संविधान किसका है, भारत का संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, जानते हैं हम लोग, 12 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। 395 अनुच्छेद, 12 भाग, 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, तो ये बहुत ही लंबा, विस्तृत और विशाल संविधान है। किसके शब्दों में, आइवर जेनिंग्स के शब्दों में। दूसरी बात देखिए तो हमारा संविधान लिखित है, जैसे कि ब्रिटेन वगैरह में मौखिक संविधान है, हमारा संविधान लिखित है और संशोधन होते होते वर्तमान में इसमें 450 अनुच्छेद हो गए हैं, 22 से बढ़कर 24 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, आगे अगर जो देखा जाए तो भारतीय संविधान प्रभुता संपन्न है, यानी कि हमारा देश अपने फैसले लेने में स्वतंत्र है। समाजवादी है, यहाँ पर समाज की विचारधाराओं का, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रोत्साहन दिया जाता है, सम्मान किया जाता है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत में किसी धर्म विशेष को सह नहीं दी जाती है, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है। गणराज्य है, जैसा कि हमने पहले ही जाना कि जो राज्य यानी कि देश का जो अध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी कि पुत्र उनका फिर उनका पुत्र राज्य करे, ऐसा नहीं होता है। और हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है संविधान में, यानी कि संविधान में संसद है और संसद किससे मिलकर बनी है, संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। किससे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 मिलकर के क्या बना देते हैं, संसद बना देते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली है, किन किन देशों में पाई जाती है, इंग्लैंड और भारत में। शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण का मतलब है कि शक्ति को किसी एक के हाथ में ही नहीं दी गई है जिससे निरंकुशता आ जाए, और अलग अलग निकाय में शक्तियों को केंद्रित कर दिया गया है। अगली चीज़ है कि संविधान की सर्वोच्चता। भारत में कोई मसला अगर ऐसा फंसता है जिस पे विवाद हो तो अंतिम फैसला संविधान का माना जाएगा, इसलिए भारत देश में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। हमारे यहाँ संसद से भी ऊंचा स्थान संविधान को प्राप्त है।
संविधान की सर्वोच्चता के बाद में संकटकालीन प्रावधान भी हैं। हमारे संविधान में संकटकालीन प्रावधान है, जिसमें आर्टिकल आपातकालीन दिए गए हैं 352, 356 और 360। ये हमारे संकटकालीन प्रावधान हैं संविधान में। 352 राष्ट्रपति शासन आपातकाल की स्थिति में है, 356 राष्ट्रपति शासन है सामान्य स्थिति में, और 360 जिसको वित्तीय आपातकाल कहते हैं। इस तीन तरीके के आपातकाल का भी प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है, 352, 356, 360। आगे अगर देखें तो संविधान के आदर्श वाक्य क्या हैं या संविधान का लक्ष्य क्या है? न्याय, समता, स्वतंत्रता, एकता और बंधुत्व। इन आदर्श वाक्यों पर संविधान शासन करता है। भारतीय संविधान कठोर और लचीला के मध्य स्थिति में है, यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन की आवश्यकता जैसे जैसे पड़ती जाए वैसे वैसे संशोधन किया जा सके, इसलिए तो संविधान लचीला है और अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। परंतु कुछ विशेष मुद्दों पर साधारण बहुमत की अपेक्षा विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और ऐसे परिवर्तन आर्टिकल 368 द्वारा संविधान संशोधन करके किए जाते हैं, जिनकी प्रक्रिया अपने आप में कठोर है, आसान नहीं है। आगे अगर जो हम लोग देखें तो संविधान में एकात्मक लक्षण युक्त संघात्मक शासन है, यानी कि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ की व्यवस्था 2 पिलर पर आधारित है। संघ की, जो कि केंद्र है हमारा, और एक राज्य की, राज्यों में राज्य का शासन होता है। लेकिन ये राज्य भी अपने आप में केंद्र से ऊपर शक्ति धारण नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं संघ अपने आप में एकात्मक लक्षण युक्त शासन करता है। ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यहाँ पर हमारा मतलब राज्य से देश से ही होता है। ठीक है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संविधान में की गई है, और राज्य के क्या कर्तव्य होने चाहिए जो कि जनता के लिए लाभदायक हों, उसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण की भी व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में की गई है, जिसमें हमारे कोर्ट या जुडिशरी सिस्टम किसी भी गलत लॉ या किसी भी गलत निर्णय का पुनरीक्षण कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, और उसमें संशोधन द्वारा गलती को सुधार सकते हैं। वयस्क मताधिकार या वैधानिक अधिकार, यानी कि हमारा जो चुनाव करने का अधिकार है वो कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। इसकी भी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है, जिसके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के वासी अपने प्रतिनिधि को चुन करके संसद में भेजते हैं। एकल नागरिकता महत्वपूर्ण लक्षण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। कैसी नागरिकता? दोहरी। तो प्रश्न पूछा जाए दोहरी नागरिकता वाला देश कौन है? अमेरिका। यानी कि वहाँ पर व्यक्ति अपने राज्य का तो नागरिक होता ही होता है, साथ में देश का नागरिक होता है, तो इस तरीके से उसे 2 नागरिकता प्राप्त होती है। परंतु भारत में व्यक्ति राज्य का नागरिक ना होकर के वो किसी भी भारत के राज्य का नागरिक हो, परंतु वो देश का नागरिक होता है, और ऐसी नागरिकता को एकल नागरिकता कहते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे कई बार प्रश्न आते हैं। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में आता है और आर्टिकल 12 से 35 तक की होता है। ठीक है। तो ये हो गए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट हैं। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक गणराज्य है, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं। लोकतांत्रिक का मतलब लोगों द्वारा जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, और गणराज्य का मतलब जो राज्य का प्रमुख है यानी कि राष्ट्रपति, वो चुनाव द्वारा चुना जाता है, ना कि वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी बनता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत भारतीय संविधान द्वारा किया गया है। इसके लिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 17, ठीक है, उसकी व्यवस्था की गई है, जो कि हमारे मौलिक अधिकार में ही आता है, फंडामेंटल राइट में है। ठीक। आर्टिकल 18 द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है। इसी प्रकार से स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। न्यायपालिका किसी भी तरीके से राजनीतिक व्यवस्था या संसद के दबाव में काम नहीं करती है। उसका अपना स्वतंत्र सिस्टम है, जिसके आधार पर वो निष्पक्ष न्याय व्यवस्था को कायम रखे हुए है। आगे हम देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये राज्य के क्या नीतियाँ होनी चाहिए उनके निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ध्यान देने योग्य बात है कि कोर्ट द्वारा इनफेलेबल नहीं है, यानी कि ये कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं।
ठीक है, ये राज्य के अपने विवेक पर है कि वो उनका पालन करें। संवैधानिक उपचार भी भारतीय संविधान में दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट विभिन्न प्रकार की रिट याचिकाएं जो है करके अपने जो पीड़ित पक्ष है उसको उपचार प्रदान करती हैं, जिसमें उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण आदि प्रकार की रिट वो जारी कर सकती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसकी विशेषता अपने आप में एक अद्वितीय लक्षण को लिए हुए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।